हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्यारा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं हम अपने जो एमपीपीएससी प्री का जो यूनिट 10 है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें से आज ही हमारा दूसरा वीडियो रहेगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ा था। आज का जो वीडियो रहेगा वो हमारा रहेगा राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रीय मानव अधिकार नेशनल लेवल पर काम करने वाली संस्था है और ये जो राज्य मानव अधिकार आयोग है ये राज्य स्तर पर कार्य करने वाली एक संस्था है, ठीक है। तो इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ते हैं, आगे क्या होगा प्लीज वीडियो को एंड तक बने रहे, ठीक है। देखिए भाई, सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि इसका जो गठन किया जाता है वो किसके तहत किया गया है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो एक अधिनियम लाया था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ये हमारे जो देश की संसद है उसके द्वारा ये अधिनियम पारित किया गया था 1993 में, ठीक है। और इसकी एक धारा जो तीन थी, थोड़ा सा देख लीजिए, बैकग्राउंड है ना। जो धारा 3 थी उसमें कहा गया था कि जो एक केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग का गठन करेगा जिसको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कहा जाएगा। इसी प्रकार से इसकी एक धारा थी, इसकी धारा 21 जो बात करती है राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में, ठीक है। तो इसी के प्रावधानों का यानी कि इसके द्वारा इस अधिनियम में जो शक्तियां दी गई हैं राज्य सरकार को धारा 21 में, उसी का प्रयोग करते हुए राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाता है। अब इस जो ये धारा है इसको हमारे बहुत ही जो भी इसके जो उपखंड है उन सब के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा, तो ये कहाँ से ये किस अधिनियम के तहत गठित किया गया है मैंने बता दिया, क्योंकि कई बार यही पूछ लिया जाता है कि जो राज्य मानव अधिकार आयोग है वो उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है ना, उसका आधार क्या है। तो आधार क्या है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21 इसका आधार है। वो यह एक प्रकार की सांविधिक निकाय है, यानी कि राज्य मानव अधिकार आयोग का निर्माण संसद के द्वारा, मैं कल वाले वीडियो में सांविधिक क्या होता है, संवैधानिक क्या होता है और कार्यकारी निकाय क्या होता है इनके बारे में बता चुका हूं, है ना। और मैं मानता हूं कि आप इस चीज को समझ भी गए होंगे, है ना। मैं फिर से एक बार उसको रिपीट भी कर देता हूं जो लोग हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए। संविधान में जिस संगठन का या जिस संस्था का उल्लेख होता है उसको हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। जिस संस्थान का जो निर्माण है, जिस संगठन का निर्माण संसद अधिनियम के तहत करती है, जैसे कि ये अधिनियम के तहत किया गया, तो इसको हम बोलते हैं सांविधिक निकाय। और जिसका निर्माण, जिस भी निकाय का निर्माण जो हमारी मंत्री परिषद होती है ना, कैबिनेट जो होता है, वो अपने आदेश से यदि करती है तो उसको हम बोलते हैं कार्यकारी निकाय, ठीक है। तो इसी प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए कि जो राज्य मानव अधिकार आयोग क्या है, किस प्रकार का प्रकृति है, तो ये हमारी जो है वो सांविधिक निकाय है, ठीक है ना। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, बस संसद में जो अधिनियम बनाया गया था उसी के अकॉर्डिंग इसका निर्माण किया गया, ठीक है। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, तो सारी की सारी जो बातें हैं इसी में लिखो, बस अलग अलग हमको पढ़ना, ठीक है। देखो देखते हैं भाई, इस धारा जो 21 है इसके कुछ उपखंड हैं, सारे उपखंडों के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं धारा 21 का उपखंड 1 है ना, ये उपखंड है। आपको यदि उपखंड के साथ याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं भी रहता है तो देखो बेसिकली ज्यादा कठिन सवाल से पूछे नहीं जाएंगे आपसे, लेकिन जो भी पूछे जाएंगे उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। धारा 21 का उपखंड 1 कहता है कि राज्य सरकार एक आयोग का गठन करेगा जिसे राज्य मानव अधिकार आयोग कहा जाएगा। बस इतना लिखा गया, ठीक है। तो आपको आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि जो राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन करता है वो कौन करता है,
ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, राज्य सरकार गठन करती है, ना कि राज्यपाल, ना ही विधानमंडल, ठीक है, और ना ही राष्ट्रपति, ना संसद। सीधे सीधे एक आंसर है इसका कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करता है, तो वो है राज्य सरकार गठन करती है। किस धारा में इसका उल्लेख है, तो धारा 21 के उपखंड यदि पूछता तो उपखंड नंबर 1 में है। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से आप लोगों को। बिल्कुल आसान है, आप इसको याद रख सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। देखो भाई, तो ये इसका एक उपखंड था, है ना। पूरी बात मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता हूँ, तो आप लोग प्लीज जो मैंने बोल दिया है उसको आप लिख लीजिए। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो राज्य सरकार एक आयोग, राज्य सरकार धारा 21 के अंतर्गत एक आयोग का गठन करेगा और जिसे जो है राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इसकी जो अब दूसरा उपखंड देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, उपखंड नंबर जो 2 है, इसमें 2 बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। देखो भाई, इसमें लिखा हुआ है जो ये आयोग होगा वो निम्नलिखित से मिल करके बनेगा, ठीक है ना। कौन कौन होगा उसमें, तो एक तो होगा भाई उसमें अध्यक्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना। एक अध्यक्ष होगा और इसमें 2 सदस्य होंगे, ऐसा कहा गया है धारा 21 के उपखंड नंबर 2 में, ठीक है। अब अध्यक्ष कौन होगा और सदस्य कौन होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखो, आपसे पूछा जाए कि राज्य मानवाधिकार आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, तो 2 सदस्य होते हैं अध्यक्ष को छोड़ करके, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब पूछा जा सकता है, कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन व्यक्ति राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है, उसकी क्या योग्यता है। तो देखिए, जो भी व्यक्ति यदि अध्यक्ष बनना चाहता है तो वो जो हमारा हाई कोर्ट होता है, वो किसी भी राज्य का हाई कोर्ट हो सकता है। तो जो हाई कोर्ट है यानी कि जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है यानी कि चीफ जस्टिस है, यानी कि है या फिर वो रहा है, ठीक है ना, कभी रहा है यानी कि रिटायर्ड है, तो ऐसा व्यक्ति ही क्या हो सकता है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऐसा व्यक्ति जो कभी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या तो है या फिर कभी रहा है यानी कि सेवानिवृत्त हो चुका है, ऐसा ही व्यक्ति ही राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करना है, बस छोटी सी क्लास है आज की, क्योंकि छोटा टॉपिक। देखो भाई, अगली बात जो कहता है उपखंड 2 कि इसमें 2 सदस्य होंगे। तो एक जो सदस्य होगा वो या तो हाई कोर्ट का क्या होगा, न्यायाधीश होगा। अब यहाँ पर देखना थोड़ा सा भाई, है ना, या तो वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा या फिर जो हमारा जिला न्यायालय होता है ना, क्या होता है, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय, ठीक है, इस टाइप से। तो जो जिला न्यायालय होगा, देखो पहली बात, पहला जो सदस्य होगा या तो वो हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश हो सकता है, कोई न्यायाधीश से मतलब यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, लेकिन अध्यक्ष हमेशा मुख्य न्यायाधीश बनेगा, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन जो सदस्य के रूप में एक व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है, या तो वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या रहा हो, दूसरा, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसने जिला न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 साल काम किया हो। कितने साल, कम से कम 7 वर्ष का उसे यहाँ पर जिला न्यायालय में, है ना, जिला न्यायाधीश के रूप में काम करने का अनुभव रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। 2 में से कोई एक हो सकता है, या तो वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या फिर जिला न्यायालय में 7 साल काम कर चुका व्यक्ति भी राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त हो सकता है, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से ये दूसरा सदस्य भी आपको समझ में आ गया होगा, जो है ना अध्यक्ष, जी पहला सदस्य, सॉरी। अब जो दूसरा सदस्य होगा वो कौन होगा, देख लीजिए। तो जो दूसरा व्यक्ति होगा, जो दूसरा सदस्य नियुक्त किया जाएगा, ये जो होगा देखो भाई, मानवाधिकारों के मामले में, ठीक है, व्यवहार है, ठीक है ना, मामले में अनुभवी व्यक्ति होगा भाई, है ना, ये लिखा हुआ है, ऐसा लिख लीजिएगा आप लोग। देखो फिर से मैं रिपीट करता हूं कि जो दूसरा सदस्य होगा वो मानवाधिकार, ऐसा व्यक्ति होगा जिसे मानवाधिकारों के मामले में विशेष अनुभव है और जिसने काफी वर्षों तक इसमें काम किया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति ही
राज्य मानवाधिकार आयोग का दूसरा सदस्य बन सकता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अध्यक्ष हमेशा उच्च न्यायालय जो है हमारा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो कार्यरत भी हो सकता है, सेवानिवृत्त भी हो सकता है। दूसरा जो सदस्य होगा, तो जिसमें से पहला जो सदस्य होगा या तो वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या फिर उसने जिला न्यायालय में कम से कम 7 वर्ष न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, तो ऐसा व्यक्ति भी एक सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। जो दूसरा सदस्य है, जो दूसरा सदस्य बनने के लिए जरूरी है कि उसे मानवाधिकारों के मामले में विशेष अनुभव होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। और प्रश्न जो बनेगा वो यही बनेगा, कितने साल का अनुभव होना चाहिए, 7 साल का अनुभव होना चाहिए। कितने सदस्य होते हैं, तो 2 सदस्य होते हैं। कौन अध्यक्ष बन सकता है, तो केवल मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष बन सकता है। मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो भाई, थोड़ा सा देखिएगा, इसको मैं हटा देता हूँ। जो इसका उपखंड 3 है, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज यदि समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको बातें अच्छी या बुरी लगती हैं बताया करिए। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो इसका जो उपखंड है वो 3 है, क्या कहता है। ठीक है, तो उपखंड जो 3 है ये कहता है कि इसका एक सचिव होगा। क्या होगा, सचिव होगा, जो कि इसका यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। ये कहा गया है धारा 21 के उपखंड नंबर 3 में। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना लिखा हुआ है, सचिव के बारे में बताया गया है। और देखो, जो धारा 21 का उपखंड 4 है, इसमें कहा गया है कि इसका मुख्यालय कहाँ होगा, है ना, कि हेडक्वार्टर, मुख्यालय के बारे में बताया गया है कि इसका एक मुख्यालय होगा जो कि कहाँ होगा। ये राज्य सरकार निर्धारित करती है कि इसका मुख्यालय कहाँ होगा, लेकिन जो वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो आप जानते हैं। देखो, ये भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की हम बात करें यदि, देखो ये मध्य प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ ना, यदि मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार की बात करें तो इसका मुख्यालय भोपाल में है। लेकिन कब आपसे पूछा जाए कि मुख्यालय को निर्धारित करने की जो पावर है वो किसके पास होती है, तो वो होती है सिर्फ राज्य सरकार के पास पावर होती है। ठीक है, मैं आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। और ये जो मुख्यालय है भोपाल में, इसका जो नाम है वो है अपने मध्य प्रदेश में पर्यावास भवन। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि भवन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है भाई, देखो आगे इसका जो 5वां टॉपिक है, ये है 5वां उपखंड है। इसमें कहा गया है, देखो 5वां को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है ना भाई, आपने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था किसके बारे में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग था वो ऐसे मामले की जांच करता था जिसमें किसी संघ सूची या समवर्ती सूची के विषय का उल्लंघन किया गया हो। ठीक है ना, इनसे संबंधित मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया हो। लेकिन जो धारा 21 का उपखंड 5 है वो बताता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग है वो केवल और केवल राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची के विषय से संबंधित जो भी मानवाधिकार हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो ही राज्य मानवाधिकार आयोग उनकी जांच कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। ठीक है ना भाई, तो 2 हैं, कौन कौन से हैं, या तो वो समवर्ती सूची से संबंधित होना चाहिए या फिर राज्य सूची से संबंधित होना चाहिए, तभी राज्य मानवाधिकार आयोग उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। ये लिखा हुआ है धारा 5 में, आप लिख लीजिएगा पूरी बात जो मैंने बोल दी है। इसकी बात देखते हैं, जो इसका उपखंड है वो है 6। ठीक है, उपखंड 6 क्या कहता है, इस पर हम बात करते हैं थोड़ा सा। तो उपखंड 6 ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में, देखो लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ, जैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी जो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य या अध्यक्ष हैं उनको एक साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी नियुक्त किया जा सकता है। ये कहा गया है धारा 6 में। बस आज जरूरी ये होता है कि जिस भी सदस्य को किसी दूसरे राज्य में यदि अपॉइंट करना है, तो जिस राज्य में वो पहले सदस्य था उस राज्य का जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष से हमें परमिशन लेनी पड़ती है, बस ये होता है। ठीक है ना भाई, तो बस सामान्य सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। सीधे याद रखना ये है कि जो एक सदस्य है क्या वो किसी दूसरे राज्य का भी सदस्य निर्वाचित हो सकता है,
सदस्य बन सकता है राज्य मानवाधिकार आयोग का कि नहीं बन सकता, तो हाँ भाई बन सकता है, ठीक है, क्योंकि धारा 21 का उपखंड 6 ऐसा हमें बताता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये धारा 21 सारी बात आपको समझ में आ गई होंगी भाई। यहीं से जो प्रश्न बनना है, जो यहाँ से प्रश्न नहीं बनता, ये तो नॉर्मली मैंने बता दिया जानकारी के लिए, क्योंकि यदि कथन और निष्कर्ष वाले सवालों अगर आ जाते हैं इससे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए मैंने सारी की सारी बातें जो भी हैं, है ना, इतनी ही है, इससे ज्यादा भी नहीं है, आपको पढ़ना भी नहीं है, तो सारी की सारी मैंने बातें बता दी आपको, ठीक। अब आगे स्टार्ट करते हैं धारा नंबर 22 को, ठीक है भाई। इसको हटा दूं, मैं उम्मीद करता हूँ यार कि आपको चीज समझ में आ गई होंगी, है ना। देखो भाई, और मैंने बोला ये पहले से, यदि और भी कोई चीज आपको लगता है कि ये भी होना चाहिए था तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, ठीक है ना भाई। देखो बहुत एनर्जी मिलती है उससे हम। देखो भाई आगे देखते हैं धारा 22 क्या कहती है, ठीक है। तो धारा 22 का जो उपखंड 1 है, उसमें भी अलग अलग उपखंड है ना, अब इतने 6 नहीं है, लेकिन जितने भी हैं सारे देखेंगे। देखो भाई धारा 22 का उपखंड 1 कहता है कि इनकी जो अध्यक्ष होगा, किसका अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार, है ना, जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति के बारे में बताता है, ठीक है। ये बताता है कि इनकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाएगी भाई, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, है ना। और राज्यपाल क्या किसी भी व्यक्ति को, देखो भाई राज्यपाल क्या किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष सदस्य नियुक्त कर सकता है, तो नहीं। इसके लिए एक बाकायदा समिति होती है भाई, क्या होती है, एक समिति होती है। इस समिति राज्यपाल की को सिफारिश करती है कि किस व्यक्ति को राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य अध्यक्ष बनाना है या नहीं बनाना, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरी बात, ये समिति किस किस से मिलकर बनी होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो देखो भाई इसमें भी लगभग टोटल 6 सदस्य होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, देखिए कौन कौन सा होता है समिति में। पहली बात समझ लीजिए, 22 का जो उपखंड 1 है वो कहता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर करेगा। वो समिति जो है वो निम्नलिखित से मिलकर बनी होगी। कौन कौन होगा, तो सबसे पहले चूंकि राज्य लेवल का है तो राज्य का जो सीएम होता है यानी कि मुख्यमंत्री, सबसे पहला वो होगा। दूसरा जो गृह मंत्री होता है राज्य सरकार का, ठीक है, एक तो ये व्यक्ति होता है। तीसरा देखिए भाई गृह मंत्री हो गया। जो हमारे राज्य में विधानसभा होती है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ विधानसभा, तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा, ध्यान रखिए भाई, है ना, विधानसभा का अध्यक्ष भी इस समिति में शामिल होता है। दूसरा जो विधानसभा है, विधानसभा में जो विपक्ष का नेता है ये भी इसमें शामिल, विपक्ष का नेता ये भी इसमें शामिल होता है, आपको ये भी याद रखना, ठीक है भाई। तो कौन कौन हो गए, है ना, किसकी समिति सिफारिश पर, एक समिति की सिफारिश पर करता है नियुक्ति राज्यपाल। दूसरा किस, है ना, अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति। कौन कौन होगा समिति में, तो मुख्यमंत्री, राज्य का भार साधक, गृह मंत्री, और जो विधानसभा है विधानसभा का अध्यक्ष, और विधानसभा में विपक्ष का नेता। ये 4 लोग तो होते हैं हर राज्य में, ठीक है। लेकिन इस बात के अलावा भी 1-2 बातें और आपको ध्यान रखना है, चूंकि हमारे जो देश में कई राज्य ऐसे हैं, यानी कि 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद का गठन किया गया है ना, वर्तमान में 6 हैं। 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद का गठन किया गया है। जिस प्रकार से केंद्र स्तर पर राज्यसभा होती है ना, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर विधान परिषद होती है। तो जिन राज्यों में विधान परिषद है उनमें के जो देखो जो विधान परिषद है ना, जो विधान परिषद है इसका जो एक सभापति होता है इसको भी इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है, इस समिति में, यदि उस राज्य में विधान परिषद है तो। दूसरा अभी देखो एक बात ध्यान रखने वाली है, मैं बताता हूँ। और जो विधान परिषद है, जो भी विधान परिषद है, विधान परिषद का जो विपक्ष का नेता होगा, है ना, इसको भी इसमें शामिल, विपक्ष का नेता, इसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है, आप याद कीजिए, आपने यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ा है तो वहां पर जो राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा का उपसभापति सिफारिश करने वाली समिति में शामिल होता है, ना कि सभापति शामिल होता है। लेकिन यहाँ विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित जो भी सिफारिश करने वाली समिति होती है उसमें विधान परिषद का जो सभापति होता है वो शामिल होता है, ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। और जो विपक्ष का नेता है, तो टोटल मिलाकर के
6 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। मैं एक बार फिर से काउंट करवा देता हूँ, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनने वाला होता है ना। कई बार इसमें पूछा जा सकता है कि भाई निम्नलिखित में से राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्षों की नियुक्ति से संबंधित सिफारिश करने वाली जो समिति होती है उसमें कौन शामिल नहीं होता है। तो सिर्फ 6 लोग शामिल होते हैं, इसके अलावा और कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होता है। कौन कौन? मुख्यमंत्री नंबर 1, दूसरा गृह मंत्री, तीसरा विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष का नेता नंबर 4 हो जाते हैं। 5वें नंबर पर जो आता है, यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद का जो सभापति होगा वो भी शामिल होगा, तो 5 हो जाते हैं। और जो 6वें नंबर होता है, लास्ट जो होता है, उसको कहते हैं विधान परिषद में जो विपक्ष का नेता होता है उसे भी इस समिति में शामिल किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ 6 ही लोग होते हैं जिसमें शामिल होते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है ना भाई। इसके बाद जो धारा 22 का उपखंड नंबर 2 है वो बताता है, बस इसमें जान लीजिए, देखो जहाँ से प्रश्न पूछे जाने वहां पर आपको ज्यादा मेहनत करनी है। धारा 2 कहती है कि यदि इस समिति में इसमें से कोई व्यक्ति अनुपस्थित रहता है, यानी कि इनका पद यदि रिक्त रहता है और ये समिति राज्यपाल को किसी व्यक्ति को अध्यक्ष सदस्य नियुक्त करने की सिफारिश कर देती है ना, तो उसकी नियुक्ति को अवैधानिक नहीं माना जाएगा। ये कहा गया है धारा 22 के उपखंड नंबर 2 में, ठीक है। यानी कि इनमें से किसी एक व्यक्ति के अनुपस्थित होने के बाद भी किसी व्यक्ति की सिफारिश यह समिति कर सकती है और उसे अवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है, ऐसा कहा गया है धारा 22 के उपखंड नंबर 2 में, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब कंटिन्यू करते हैं धारा नंबर 23 को, ठीक है। देखिएगा धारा 23 में क्या दिया गया है ना। बस आसान है, ज्यादा बड़ा नहीं करना है अपन को, बस छोटा सा ही है। बस 1-2 धारा और पढ़ेंगे इससे जो महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा अपन को नहीं पढ़ना, ठीक है भाई, क्योंकि इससे आसानी क्वेश्चन आने। देखो भाई जो धारा नंबर 23 उसको देखते हैं। नियुक्ति के बाद जो बात करते हैं, इसमें जो बात कही गई है वो देखो, अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष या सदस्य को हटाना या उसका त्याग पत्र, इसकी बारे में बात कही गई, ठीक है भाई। देखिएगा जो धारा 23 है, धारा 23 में क्या कहा गया है कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होंगे या सदस्य होंगे वो किसे अपना त्याग पत्र देंगे। 2 अलग अलग बातें हैं यहाँ पर, है ना, त्याग पत्र देना और उसे कौन हटाएगा, इस सब के बारे में धारा 23 में बताया गया है। तो समझते हैं। देखो भाई धारा 23 में कहा गया है ना, इसका जो उपखंड 1 है इसमें कहा गया है कि जो अध्यक्ष और सदस्य हैं ये, ठीक है, चाहे वो अध्यक्ष हो या फिर सदस्य हो, बस ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये अपना जो त्याग पत्र है अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र जो है अपना वो राज्यपाल को देंगे। ये यहाँ पर बात याद रखनी है, ठीक है भाई। पूछा जाएगा आप लोगों से कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है, दोबारा सुन लीजिएगा ध्यान से ना, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? आंसर होगा राज्यपाल, ठीक है। सदस्य भी अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राज्यपाल को देता है, ना कि अध्यक्ष को देता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन करा के भी आपसे प्रश्न में गलती कराई जा सकती है आपको, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आपको कोई भी गलती नहीं करनी है और सीधे याद रखना है कि राज्य मानवाधिकार आयोग जो होता है उसका चाहे वो अध्यक्ष या सदस्य दोनों हो, वो अपना जो त्याग पत्र देंगे वो उस राज्यपाल को देंगे, ठीक है भाई। इससे सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इसमें ये आती है कि लेकिन देखो भाई इनकी नियुक्ति कौन करता है? आपको पता है, मैं बता चुका हूँ, राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और त्याग पत्र भी वो लोग उसी को देते हैं। लेकिन यदि उन्हें हटाना हो, हटाने का मतलब होता है वो स्वेच्छा से नहीं हट रहे हैं, ठीक है ना भाई, और दूसरे कारण हो गए हैं। कारण आप जानते हैं क्या हो सकते हैं कारण? साबित कदाचार या अक्षमता, ठीक है ना भाई, ये आधार होता है। यदि साबित कदाचार अक्षमता के आधार पर हटाना हो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य अध्यक्ष को, तो हटाने का जो पावर होगा वो किसके पास होगा भाई? राष्ट्रपति के पास होगा। ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा भाई, है ना। और आधार क्या होगा तो मैं बता ही चुका हूँ, इसका जो आधार होगा वो होगा साबित कदाचार, है ना। कोई भी ऐसा काम जो राष्ट्रपति की दृष्टि में नैतिक पतन वाला है तो वो, है ना, समझ गए आप लोग मैंने क्या कहा।
अध्यक्ष सदस्य को हटाने की जो पावर है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, और इसका आधार है साबित कदाचार या अक्षमता। और ऐसा कब हटा सकता है राष्ट्रपति, तो वही बात है कि यहाँ पर भी सबसे पहले नंबर जो होता है, किसी भी अध्यक्ष सदस्य के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय जांच करने के बाद राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। यदि वो आरोपों को सही पाता है तो वो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि हाँ, इस व्यक्ति को या इस अध्यक्ष को इस पद से हटाया जाना चाहिए। उसी तारीख से राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकता है। ये वाली बात आपको बेसिकली ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। आई होप आपको ये चीज भी थोड़ा सा क्लियर हो गई होगी, है ना। त्याग पत्र जरूर राज्यपाल को देता है और नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, लेकिन जो अलग है यहाँ से, है ना, अलग ही चीजें पूछी जाती हैं। जो अलग ये है कि हटाने का जो अधिकार है वो सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है, और किसकी सिफारिश पर हटा सकता है, उच्चतम न्यायालय की सिफारिश के बाद, ठीक है भाई। आधार क्या है, साबित कदाचार। और भी कई और आधार हो सकते हैं, आप जानते हैं और क्या हो सकते हैं, तो दिवालिया हो गया हो, है ना, 4-5 मैंने बताया था, दिवालिया हो गया हो, है ना, शारीरिक अक्षमता के कारण भी हटाया जा सकता है, किसी लाभ के पद पर। ये सारी बातें हैं, तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बस मोस्ट बात जो थी आपको ये ध्यान रखना कि कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। बात करते हैं अगली धारा की। देखो भाई, बस अब ज्यादा नहीं बचा है, खत्म हो गया, ठीक है भाई। देखते हैं एक धारा और पढ़ना अपन को इसमें, जो कि महत्वपूर्ण धारा है, इनकी से कार्यकाल से संबंधित। इसके बाद अपन थोड़ा सा एक परिचय जो थोड़ा सा विविध बचा हुआ उसको पढ़ लेंगे और आज की क्लास पे खत्म कर देंगे। देखो भाई, धारा जो 24 है इसमें बताया गया है इनकी जो पदावधि होगी वो क्या होगी, तो वो अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं, देखो भाई, देखो इनका जो पदावधि है, इनकी जो कार्यकाल होगा वो क्या होगा, तो देखो चाहे वो अध्यक्ष और सदस्य हो, इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक, ठीक है ना भाई, आयु तक, ये आपको याद रखना, ठीक है भाई। पूछा जा सकता है, इसमें भी मैंने बोला ना 2019 में जो मानव संरक्षण संशोधन अधिनियम लाया गया था उसमें ये संशोधन कर दिया गया है। उस संशोधन के साथ ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो कभी पूछा जाए कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य होते हैं उन दोनों का जो कार्यकाल होता है वो या तो 3 वर्ष होगा या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक होगा। ये यहाँ पर बात आपको याद रखने वाली बात है। इससे ज्यादा कोई और ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें कोई धाराएं, ना ही आपको पढ़ने की जरूरत है। जहां से पूछा जाना था मैंने बता दिया है आपको। इसमें 1-2 धाराएं और हैं जो इसमें पूछा जा सकता है। दो चीजें और देखिए, नोट डाल के लिख लीजिए थोड़ा सा ऐसे। क्या है कि जो राज्य, इसका क्या नाम है, इसका एक राज्य मानवाधिकार आयोग है। राज्य मानवाधिकार आयोग का जो क्या लिख दिया है, देखो भाई थोड़ा सा समझिए। जो कार्यकारी अध्यक्ष है, कि कई बार हो सकता है, मैंने बताया ना, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का यदि पद रिक्त हो जाता है तो राज्यपाल के पास ऐसी पावर है कि वो किसी भी सदस्य को, जो उसी में से 2 सदस्य होते हैं उसमें से किसी को भी उस राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो पूछा जा सकता है कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त कर सकता है, राज्यपाल, राज्य मानवाधिकार आयोग में, ठीक है ना भाई। दूसरी बात जो इससे इम्पोर्टेंट है, जिसकी जो धारा 28 है वो याद रखिएगा। 28 में कहा गया है कि इसकी जो वार्षिक रिपोर्ट होगी, ठीक है भाई, जो आयोग की वार्षिक रिपोर्ट होगी या विशेष रिपोर्ट होगी, इसके जो वार्षिक रिपोर्ट होगी, ये अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को सौंपेगा, और राज्य सरकार इसको अपने जो विधान मंडल होता है, विधानसभा या विधान परिषद, यदि है ना, जहां भी जैसी स्थिति है तो विधान मंडल के सामने प्रस्तुत कर रखवाता है, ठीक है ना। कौन रखवाता है, राज्य सरकार रखवाती है। तो इससे इम्पोर्टेंट जो भी बातें थी राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित मैं आपको वो बता चुका हूँ। इससे के अलावा और आपसे ज्यादा प्रश्न इसमें नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना भाई। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं जो अब हम मध्य प्रदेश में, चूंकि हम पेपर देने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश का जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका गठन कब हुआ, है ना, उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, उसका कार्यालय कहाँ, ये सारी बातें हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है ना भाई। बस 2 मिनट का और बचा हुआ वीडियो। अब इसमें से कोई धारा आरा नहीं पढ़नी है हमको, बस थोड़ा सा वही बार पढ़ना, देखिएगा जल्दी फटाफट करते हैं। देखिए वही, चलो अपन पढ़ते हैं। जो मध्य प्रदेश है हमारा, मध्य प्रदेश का जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसके बारे में देखिएगा।
इसके बारे में 2-3 बातें याद रखनी। पहली बात यही पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना को याद रखिएगा भाई आप। इसकी स्थापना हुई थी 13 सितंबर 1995 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, तो आप ध्यान रखिएगा भोपाल में, पहले बता चुका हूं मैं, है ना। 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। भोपाल में जो पर्यावास भवन है, ठीक है भाई, पर्यावास भवन में यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। दूसरी बात इससे जो पूछी जा सकती है, इसका भी आधार क्या रहा है। इसका आधार मतलब किस आधार पर इसका गठन किया गया था, तो वो धारा 21 है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत गठन किया गया था। दूसरी बात, इसका जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन था भाई, तो इसका जो प्रथम अध्यक्ष था ये पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो था भाई हबीब, ठीक है, ये याद रखिएगा आप, उल्लाह था। वर्तमान में कौन है भाई, इसको भी याद रखिएगा। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो है नरेंद्र कुमार जैन, ये हमारे यहाँ के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है भाई। तो यही बातें हैं जो मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित आपसे पूछी जा सकती हैं, और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कोई और चीज पूछी जा सकती है। सचिव भी पूछता तो आप सचिव को भी बता दीजिएगा, बोल देता हूँ। शोभित जैन नाम करके हैं, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव हैं, है ना। और है ना, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो रहेगा वो हेल्पफुल